इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने के बाद भी अगर आपके दिमाग में छोटा से छोटा सा डाउट भी रह जाता है तो तुरंत कर दीजिएगा चैनल को अनसब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा डिसलाइक, और चाहे जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, बिना स्किप किए, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर के आए हैं, जिसमें हम प्रमेय 6.1 यानी कि थ्योरम 6.1 का संपूर्ण सॉल्यूशन बताने वाले हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ पर बता दें कि इस वीडियो में हम जो थ्योरम देखने वाले हैं वो थ्योरम आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, और पता नहीं इस बार 2026 के लिए भी आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम क्या समझाने का तरीका रहेगा वो तो आप जान ही चुके हैं। तो देरी नहीं करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले जान लीजिए प्रमेय 6.1 है, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, और इसी चित्र से समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर एक कोई त्रिभुज हो, मान के चलिए ABC कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, ये एक भुजा कुछ भी हो सकता है, ये वाला भी, ये वाला भी, या तो फिर ये वाला भी, तो यहाँ पर ये वाला लिया गया है, ठीक है, यानी कि BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा खींच दें और वो जो रेखा है वो दोनों भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है ना, प्रतिच्छेद कर दिया तो ये जो दो भुजा बचा हुआ है ये दोनों भुजाएं एक क्या बोलता है कि एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ये जो भुजा है और ये जो भुजा है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है अगर BC के समांतर में एक रेखा DE खींच देंगे तो देरी नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में हमको एक इस तरह का चित्र दिया हुआ है और इसमें बोला है कि एक भुजा के समांतर, मान लीजिए BC के समांतर एक रेखा हम खींच दिए दोनों बिंदुओं को अलग अलग प्रतिच्छेद करने के लिए, ठीक है। इसका हम नाम देते हैं, नाम मान के चलिए इसका दे देते हैं P, और यह रहा आपके सामने Q, ठीक है। अब बोला गया है ये जो रेखा हम खींचे, ये रेखा ना ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर जो चीज़ सिद्ध करना है उसको, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज़ सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना है क्या कि ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, लिखेंगे सिद्ध, ठीक है, सिद्ध करना है कि, ठीक है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, तो एक ही अनुपात मतलब AP, ठीक है ना, ये जो AP है ये बट्टा होगा PB के, ठीक है, PB के, और ये बराबर होगा इधर वाला भुजा के यानी कि AQ और QC के, ठीक है। यही चीज़ हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, दिया हुआ है का मतलब है उपपत्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति, ये रहा आप लोगों का उपपत्ति, मतलब जो जो चीज़ दिया है। क्या दिया हुआ है, तो ये एक त्रिभुज, ठीक है ना, त्रिभुज ABC, ठीक है ना, ABC में क्या दिया है, तो दिया है BC समानांतर है PQ का, ये चीज़ हम लोग का दिया है कि ये BC है ये समानांतर है PQ का, ठीक है। और क्या चीज़ दिया है, तो और हम लोग को दिया हुआ है, अब देखिए ये जो BC रेखा के समांतर जो PQ रेखा खींचा गया है, यानी कि ये जो PQ है वो AB को, किसको, AB को, AB और किसको, तो और AC को, ठीक है ना, AB और AC को क्रमशः कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, तो P एवं Q पर, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती है यानी कि काटती है, तो लिख देंगे प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये हो गया आप लोग के सामने ये चीज़ दिया हुआ है यानी कि उपपत्ति हो गई है, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे रचना, तो रचना हम यहाँ लिख देते हैं रचना हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक बात आप ध्यान दीजिए, ये जो Q है उसको मिला देंगे AB वाला भुजा में जो कि लंब होगा, और ये जो P है उसको मिला देंगे हम एक AC वाला भुजा में जो कि ये भी लंब होगा। और क्या करेंगे, तो और B और Q को आपस में मिला देंगे और P और C को भी आपस में मिला देंगे, ठीक है। ये होगी आप लोगों का रचना, ठीक है। तो रचना में हम यहाँ पर लिखेंगे
कि इसका भी नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं एम, इसका नाम देते हैं एन, ठीक है, और सबका तो नाम है ही। तो हम किस पर लंब खींचे, तो क्यू एन लंब ए बी पर खींचा। देखिए क्यू एन लंब ए बी तथा तथा क्या किए हैं, तो पी एम लंब ए सी, क्या लिखेंगे, पी एम लंब ए सी पर खींचा, ठीक है ना, ऐसा हम लोगों को लिखना होगा। देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, क्यू एन ये वाला लंब खींचे ए बी पर, ठीक है, लिख दिए इसको, और पी एम लंब किस पे खींचे, ए सी पर, इसको भी लिख दिए, और क्या इसको मिलाए हैं, तो लिखेंगे और, ठीक है ना, और किसको किसको मिलाए हैं, तो पी क्यू, ठीक है ना, सॉरी बी क्यू, तो और बी से क्यू को तथा तथा पी से सी को मिलाया, इधर से ही लिखते हैं, सी को पी से मिलाया, सी को पी से मिलाया, ठीक है ना, ये हम लिख दिए, जितना चीज़ दिया था, जितना चीज़ लिखना था, सारा चीज़ लिख दिए। अब हम लोग को इसको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है उसमें देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना है ए पी बट्टा पी बी, ठीक है ना। तो देखिए ए पी कौन सा है, ए पी ये वाला भुजा है, तो हम लोगों यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल से इसको सॉल्व करेंगे। तो ए पी जब हम लोग लेंगे तो ऐसा सोचिए कि ए पी भी भुजा आ जाए और एक त्रिभुज बन जाए। तो ए पी क्यू एक त्रिभुज बन जा रहा है, और नीचे हम लोग को पी बी सिद्ध करना है, पी बी। देखिए ये पी बी भुजा है और पी बी क्यू एक त्रिभुज बन जा रहा है, ठीक है ना, जिसको हम लोग मिला चुके हैं। तो इसी दोनों त्रिभुज से सबसे पहले हम चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए पी क्यू का, ठीक है ना, ए पी क्यू का क्षेत्रफल। हम ए पी क्यू के ही से ही क्यों चले, क्योंकि हमको ए पी लाना है, इसलिए ए पी क्यू से चले हैं, ठीक है ना, ए पी क्यू से चले हैं, ठीक है ना। ए पी क्यू का क्षेत्रफल बट्टा में हम लोग को क्या लाना है, पी बी लाना है, तो पी बी ये वाला, ठीक है ना। तो चलेंगे पी बी क्यू का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल, इतना हम लिख दिए यहाँ पर, पी बी क्यू का क्षेत्रफल। अब दोनों का क्षेत्रफल जो होता है उसका हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते ही होंगे, आधार गुने क्या, सॉरी 1/2 होता है, 1/2 गुने आधार गुने में क्या होता है, तो गुने में होता है ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई। तो यहाँ पर तो काम मेरा बन नहीं पाया, यहाँ पर तो मान को ही रख लिए, ठीक है ना। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं इसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ए पी क्यू का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिख देते हैं त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है, जैसा का तैसा, बट्टा में इसको भी लिखेंगे त्रिभुज पी बी क्यू का क्षेत्रफल जैसा का तैसा, ठीक है, बराबर का चिन्ह दे दिए और बड़ा बट्टा भी दे दिए। अब ऊपर में 1/2 जैसा का तैसा। अब देखिए ऊपर वाले त्रिभुज के लिए आधार और ऊंचाई क्या है और नीचे वाले त्रिभुज के लिए क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज थोड़ा दूर में है, कोई बात नहीं, देख सकते हैं। तो देखिए ए पी क्यू इसके लिए आधार मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा मेरा ए पी, क्योंकि ए पी मेरा हमको लाना है तो इसी को हम आधार मान लेंगे। तो गुना में लिख देंगे आधार की जगह हम ए पी, ठीक है ना, गुना में ऊंचाई भी लिखना है, ठीक है ना। तो ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए ऊंचाई हमेशा लंब होता है, तो ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, जो लंब रहेगा वही। तो लंब मेरा क्या है, तो मेरा क्यू एन लंब है, तो लिख देंगे हम यहाँ पर क्यू एन लंब है, तो क्यू एन लिख दिए ऊंचाई में, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमको त्रिभुज किस में चलना है, पी बी क्यू में, ठीक है ना, पी बी क्यू, ठीक है ना। पी बी क्यू में जब चलेंगे तो ये पी बी मेरा आधार हो जाएगा, ठीक है ना, आधार की जगह हम लोग पी बी लिख देंगे। और ऊंचाई क्या होगा, तो कभी भी गलती से आप इसको ऊंचाई नहीं मानिएगा, ऊंचाई जो इसका होगा उसी वही वाला इसका होगा। देखिए ये वाला जो ऊंचाई होगा, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका ऊंचाई यही वाला होगा क्यू एन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो क्यू एन है वो लंब है, ठीक है ना, उस भुजा पर। तो लिख देंगे 1/2 जैसा का तैसा गुना पी बी गुना क्यू एन, ठीक है ना, क्योंकि पी बी मेरा आधार हो गया और ऊंचाई मेरा क्यू एन हो गया। तो क्यू एन से क्यू एन मेरा यहाँ पर कट जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि समीकरण ये पहला है, क्योंकि देखिए ए पी क्यू का क्षेत्रफल बट्टा पी बी क्यू का क्षेत्रफल मेरा बराबर आ गया और यहाँ 1/2 भी कट जा रहा है, ठीक है ना। तो दो ही एक ही चीज़ बचा, ए पी बट्टा पी बी बचा है, ठीक है ना, ए पी बट्टा पी बी, ठीक है। इतना सब बच गया। अब तो आसान हो जाएगा सोल्यूशन की, अब हम यहाँ पर पिक्चर सामने हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए इस त्रिभुज में तो चल रही, अब हमको क्या लाना है इधर, थोड़ा सा वो भी देख लीजिए, ठीक है ना। अब लाना है हम लोगों को ए क्यू बट्टा में क्यू सी, ठीक है ना, ए क्यू बट्टा में क्यू सी लाना है, तो उसी हिसाब से चलना होगा। ए क्यू ये वाला, अब इसको हम लोग आधार मानेंगे, तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, थोड़ा सा और हम जगह बना लेते हैं, इतना कम से कम, ठीक है ना।
लिखेंगे अब त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ए पी क्यू का क्षेत्रफल। देखिए ए पी क्यू का क्षेत्रफल, क्यों? क्योंकि इसको हम लोग जब आधार मानेंगे तो यही वाला त्रिभुज ना लेंगे, ठीक है ना। और ये बट्टा में क्या लाना था, तो क्यू सी, तो क्यू सी मेरा इसमें है, तो लिखेंगे पी सी क्यू, या तो फिर पी क्यू सी भी लिख सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये तो आप लिख दिए। अब बराबर में पूरा अटेगा जी, इधर हटाना ही पड़ेगा, नहीं हटाने से भी कोई उपाय नहीं है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधा 1/2, तो 1/2 लिख दिए, गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो भुजा है ये जो त्रिभुज ए पी क्यू, इसके लिए आधार मेरा ए क्यू हो जाएगा, तो ए क्यू लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। गुना मेरा क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो जो लंब है वही ऊंचाई, तो लंब क्या है यहाँ पर देखिए, इस पर यानी कि ए सी पर यानी कि ए क्यू पर लंब कौन सा चीज़ है, तो पी एम लंब है, ठीक है ना। तो पी एम यहाँ पर लिख देंगे, पी एम लिखा गया, ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, तो चलिए यहाँ लंब को पी एम यहाँ पर लिख दीजिए, गुना में इधर लिखा गया, ठीक है, इधर जगह नहीं है पेपर में। चलिए अब बटा में यहाँ क्या लिख देंगे, 1/2 जैसा का तैसा, क्योंकि आधा 1/2 और आधार इसका क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आप लोग यहाँ क्यू सी, ठीक है ना, क्यू सी लिख देंगे ना। ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो जो इसमें ऊंचाई है पी एम, वो इसमें भी वही ऊंचाई होगा पी एम, ठीक है ना। अब देखिए इसको थोड़ा जगह बना के इधर लिखते हैं, लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये पी एम यहाँ भी और ऊपर में पी एम है, तो पी एम के साथ पी एम कट जाएगा और 1/2 के साथ 1/2 कट जाएगा, तो फिर आएगा क्या, तो त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू सी का क्षेत्रफल बराबर मेरा क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले बड़ा बट्टा होगा और बचा है क्या, ए क्यू बट्टा में क्यू सी बचा है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं, अभी कुछ नहीं मानेंगे, मान के चलिए इसको समीकरण कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो त्रिभुज है पी क्यू सी यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज पहले आप समझिए इसको, ठीक है ना। और ये वाला जो यहाँ मेरा आया था एक चीज़, क्या चीज़ आया था, तो त्रिभुज पी बी क्यू का मतलब क्या है, पी बी क्यू याद रखिएगा, ठीक है ना। पी बी क्यू क्या कौन वाला है, पी बी क्यू, ठीक है ना, यानी कि ये वाला त्रिभुज। आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज दोनों का आधार पी क्यू है, ठीक है ना, दोनों का आधार क्या है, पी क्यू है। तो हम यहाँ पर जानते होंगे, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि समान आधार पर बनने वाले त्रिभुज बराबर होते हैं, ठीक है ना, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि समान, ठीक है, समान आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, ठीक है ना, समान होता है। कहा गया है कि अगर कोई आधार है, एक ही आधार है और उसी में अगर 2 त्रिभुज बन रहा है तो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू सी बराबर किसका हो जाएगा, तो पी क्यू सी बराबर हो जाएगा पी बी क्यू का। यहाँ पर आप एक बार पिक्चर में इसको समझ लीजिए, ये वाला त्रिभुज पी क्यू सी बराबर होगा पी बी क्यू का या पी क्यू बी का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए क्या हो जाएगा, पी बी क्यू, त्रिभुज पी बी क्यू बराबर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू सी के, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसके जगह हम क्या बैठा सकते हैं, पी बी क्यू, या तो फिर पी बी क्यू की जगह हम पी क्यू सी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो अब एक बार ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर आया है पी क्यू सी, तो इसके जगह हम बैठा सकते हैं पी बी क्यू, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पर हम दिखा चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू, ये वाला, ठीक है ना, का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ये पी क्यू सी के जगह लिख देंगे पी बी क्यू, ठीक है ना, पी बी क्यू का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर क्या आया है, तो मेरा ए क्यू बट्टा में आया है क्यू सी, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ठीक है ना, अब दोनों आ गया एक जगह पर, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। तो देखिए समीकरण पहला में मेरा क्या आया है, समीकरण पहला में आया है ए पी बट्टा पी बी, ठीक है ना, और दूसरा में क्या है, ए क्यू बट्टा में क्यू सी, और यही तो हम लोग को सिद्ध ही करना था, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए अगर विश्वास नहीं है तो, कि ए पी बट्टा पी बी और बराबर ए क्यू बट्टा क्यू सी, ऐसा हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो मेरा आ तो गया, तो थोड़ा सा बाकी है क्या। अब एक बार देखिए समीकरण पहला मेरा है ए पी क्यू का क्षेत्रफल, और इधर भी ये मेरा ए पी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक, बट्टा में है पी बी क्यू का क्षेत्रफल और यहाँ भी पी बी क्यू का क्षेत्रफल। अब देखिए अगर ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना, और इसका बराबर में आया है ये वाला ए पी बट्टा पी बी, और इसका बराबर में आया है मेरा
ए क्यू बटा में क्यू सी, तो ये वाला बराबर होगा इसका। कहने का मतलब है अगर ए बराबर है सी का और ए बराबर है पी का, तो मतलब ए तो आपस में बराबर है ही, और ए बराबर सी भी है और ए बराबर पी भी है, तो सी और पी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं समीकरण पहला और दूसरा को तुलना करने पर, ठीक है, लिखेंगे समीकरण पहला और दूसरा को तुलना करने पर, ठीक है, तुलना, ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, तुलना करने पर, ठीक है, करने पर जब पहला और दूसरा को हम लोग तुलना कर देंगे तो हम आराम से लिख सकते हैं ए पी बट्टे में पी बी, ठीक है ना, ए पी बट्टे में पी बी बराबर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, ए क्यू बट्टे में क्यू सी, ठीक है ना, क्योंकि चारों आपस में बराबर है, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल वाला पार्ट्स भी और इधर जो ये ए पी बट्टा पी बी आया है वो भी। तो इस प्रकार से ये मेरा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।